हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी। तो उसके बाद आई थिंक सारे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने ये बताया था कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर जब वो स्प्लिट होते हैं तो सेट ऑफ 2 ऊपर जाता है और सेट ऑफ 3 नीचे रह जाता है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता। पहली बात ये, इन दोनों में से कोई सा भी सेट जो है ना वो ऊपर जा सकता है। डिपेंड करता है कि लिगेंड ने किस तरीके से इन्हें अप्रोच किया है। ठीक है, तो ये जो आपके पास सेट ऑफ 3 है, पहले डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, और ये जो सेट ऑफ 2 है आपके पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसको आप 2 ऑर्बिटल सेट कहते हैं। इनमें से कोई भी ऊपर जा सकता है। 3 ऑर्बिटल सेट भी ऊपर जा सकता है और 2 ऑर्बिटल सेट भी ऊपर जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि लिगेंड ने आपके डी ऑर्बिटल्स को किस तरह अप्रोच किया है। सही है। और ये बात किस पे डिपेंड करती है? ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, कॉम्प्लेक्स की। आपको समझाता हूँ ये बात। सेट ऑफ 3 भी ऊपर जा सकता है और सेट ऑफ 2 भी नीचे रह सकता है। अच्छा, आई थिंक इसको दोनों की एनर्जी जो है ना वो इससे तो ऊपर ही होती है, तो इसको मिटा देना चाहिए आपको। सेट ऑफ 2 नीचे हो सकता है या सेट ऑफ 2 ऊपर हो सकता है और सेट ऑफ 3 नीचे हो सकता है। ठीक है, दोनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं आपके पास। दोनों की जो एनर्जी है वो एक्चुअली डी जनरेटेड ऑर्बिटल से ज़्यादा ही होती है। तो अगर हम यहाँ पे एक एनर्जी का लेवल बनाएं, बाय एक्सिस पे एनर्जी, और ये एक्स एक्सिस पे हम बताएंगे ऐसा क्यों हुआ है कि ये नॉन डी जनरेटेड हो गए हैं। उसकी वजह है कि ये जो ऑर्बिटल हैं ये आइसोलेटेड एटम या आयन के ऑर्बिटल्स हैं, जब वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और ये जो डी ऑर्बिटल हैं ये इस वक्त कॉम्प्लेक्स के हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसके अंदर मेटल हैज बॉन्डेड विद द लिगेंड। रैंडम नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आपकी के लिगेंड किस तरह अप्रोच करता है। ठीक है, अगर लिगेंड जो है वो बिटवीन एक्सिस अप्रोच करता है, यानी कि टेट्राहीड्रल या जिसको स्क्वायर प्लानर कहते हैं, तो उस पे ये वाली ऑप्शन आती है। दूसरी ऑप्शन जो है आपके पास जिसमें सेट ऑफ 2 ऊपर जाता है वो तब आता है जब ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, तो आज की क्लास इस बारे में है कि ये चॉइस जो है वो कैसे डिसाइड होती है और आपको क्या समझना है इसके बारे में। ठीक है, सो आज की क्लास इस बारे में है। कल तक हमने यहाँ पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल जो हैं वो डीजेनरेटेड होते हैं जब वो अकेले होते हैं, मतलब मेटल अकेला हो, उसके साथ कोई लिगेंड ना लगा हो। पर जैसे ही मेटल के साथ कोई लिगेंड लगता है और कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें नॉन डीजेनरेटेड हो जाते हैं, जिसमें सेट ऑफ 3 भी ऊपर जा सकता है, सेट ऑफ 2 भी ऊपर जा सकता है। उनके बीच एक एनर्जी गैप बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, डेल्टा ई बन जाता है एनर्जी गैप। समझा नहीं अल्तमश? जरा माइक अनम्यूट करके पूछें। सर आपने जो बोला था अभी के जो है वो ये रैंडम ये उस पे लिगेंड पे डिपेंड करता है। ये सेट ऑफ 2 ऊपर जाएगा सेट ऑफ 3, तो ये सेट ऑफ 2 सेट ऑफ 3 है क्या? और ये मतलब ऊपर नीचे से मैं समझा नहीं कि क्या मतलब है। आपने कल क्लास ली थी? जी सर, मैं क्लास में था कल। तो सेट ऑफ 2 किसे कह रहे थे हम? भाई ये यही तो समझ नहीं आ रहा। सेट ऑफ 2 किसे कहते हैं ये नहीं पता आपको? नहीं सर।
अच्छा ठीक है जी। राफे जाहिद भाई जरा माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा जरा बताओ सेट ऑफ 2 ऑर्बिटल किसे कहते हैं और सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल क्या थे, इनमें क्या फर्क था? सर ये बेसिकली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो ऑन एक्सिस होता है वो सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल होता है, जो बिटवीन एक्सिस होता है वो सेट ऑफ 2 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, सही है। तो अल्तमश आपके पास ये बुक है बेटा? नहीं सर, इस वक्त तो नहीं है। नहीं मतलब वैसे है आपके पास ये बुक? नहीं सर, जी नहीं, मेरे पास नहीं है ये वाली बुक। अच्छा, गूगल क्लासरूम पे हैं आप हमारे पास? जी सर हूँ। वहाँ ये बुक है। मैं इसके अंदर जरा शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं आपको डी ऑर्बिटल बुक से दिखा सकूँ। वहाँ थोड़े साफ सुथरे बने हुए होते हैं, होना तो चाहिए इसमें। इन्होंने आई थिंक उसका शेप किसी और चैप्टर में ना दे दिया हो। ये रहे। जी अल्तमज भाई दिख रही है स्क्रीन आपको? कहाँ गए? अच्छा, तो ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं 5, ये 5 के शेप्स हैं और नाम के साथ। ठीक है बेटा, ये क्लास में, ऑनलाइन क्लास में लास्ट वीक पढ़ाए थे और उसकी पिक्चर भी ग्रुप में भेज दी थी। ठीक है, तो आई डोंट नो कि आप क्लास में कल थे तो आपने ये बात आपको नहीं समझ में आई। बहरहाल तो ये पांचों की एनर्जी सेम होती है। और पहले जब वो एटम होता है, जैसे इधर लिखा हुआ है डी जनरेटेड, यहाँ पे बुक में डी जनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। बाद में ये अलग हो जाते हैं एनर्जी के हिसाब से। इन्हें अलग कौन करता है, ये अलग क्यों होते हैं, ये आज हमारा टॉपिक है। और अलग होते हुए कभी सेट ऑफ 2 ऊपर क्यों चला जाता है और सेट ऑफ 3 क्यों नीचे रह जाता है, और कभी इससे उल्टा केस होता है कि सेट ऑफ 3 ऊपर चला जाता है और सेट ऑफ 2 नीचे आता है। ऐसा क्यों होता है, ये हमारा आज का केस है। आई थिंक वी आर बियॉन्ड दिस पॉइंट इन क्लास के डी ऑर्बिटल्स के शेप्स क्या होते हैं और इनमें से 3 सेट और 2 सेट क्यों बने हुए हैं। आप थोड़ा सा इसको कैचअप करें क्लास के साथ और इसको बुक से पढ़ें यहाँ से, और लास्ट क्लास के लेक्चर की रिकॉर्डिंग ले लें स्कूल से अगर आपने वो मिस कर दी थी ऑनलाइन क्लास। ठीक है जी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक जहाँ पर हम थे एज अ क्लास, तो आज की क्लास का जैसे मैंने आपको टॉपिक डिफाइन किया कि हम इस पे फोकस करेंगे। तो मैं आपको पहले तो ज़रा सिलेबस दिखा दूं जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। और ये हैंडआउट जो है ये मैं आपके गूगल क्लासरूम पे अभी अपलोड कर दूंगा। वहाँ पर ये सिलेबस वगैरह सब कुछ है। ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा चैप्टर है ये। इन नोट्स के अंदर भी, जो बुक है इसमें नोट्स के अंदर भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह सब चीज़ें हैं। यहाँ पर भी ये डायग्राम बनी हुई है आगे जाके डी ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल के सेट्स की डायग्राम यहाँ पे भी बनी हुई है। और यहाँ पर भी ये वाली बात बताई हुई है जो यहाँ पे हमने कल क्लास खत्म की थी कि अगर वो आइसोलेटेड होंगे
तो वो डीजेनरेटेड होंगे, और जब वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होंगे, अगर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो सेट ऑफ 2 की एनर्जी ऊपर होती है, और अगर वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो सेट ऑफ 3 की एनर्जी आगे ऊपर होती है। इससे आगे आज का हमारा टॉपिक हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये मैं हैंडआउट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको शेप्स भी दिख जाएंगे डी ऑर्बिटल के, और ये वाली बात भी यहाँ लिखी हुई है। अब ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो हमारा है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आज का टॉपिक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो ये मैं जो नोट्स यहाँ लिख रहा हूँ, ये मैं अभी आपको क्लास के एंड में प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। सो हमारी आज की पहली हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपके सिलेबस के अंदर, सिलेबस में जो चीज डिफाइंड है मैं वो बता रहा हूँ, सिर्फ ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसलिए मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा और आपके पास भी वही आएंगे, ठीक है। यानी कि दुनिया में तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, पर हमें सिलेबस से लिमिटेड पढ़ना है, और वही आपसे एग्जामिनर पूछेगा। आप जितने भी पास पेपर्स करेंगे, इन कॉम्प्लेक्सेस के अलावा कोई और कॉम्प्लेक्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो सिलेबस कुछ इस तरह से, ये आपका सिलेबस है। अगर आप सिलेबस देखें तो अभी हमने पार्ट ए पढ़ा है। I have explained to you the meaning of the term transition element in terms of d block elements forming one or more stable ion with an incomplete d orbital. ये definition पे हमने सबसे पहली क्लास की थी। Then we have sketched the shapes of d orbital. Then we have stated the electronic configuration of the first row transition elements and of their ions. ठीक है, we haven't done this, I think we did this, हमने melting point और density भी पढ़ ली थी। So we are done with part 12.1 as a whole. We are on 12.2 currently, और 12.2 में हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा था, define the term ligand. I have defined the term ligand as a substance that contains a lone pair and can form dative bonds with a metal or ion. I have given you example of what are monodentate ligands, what are bidentate ligands, and what are polydentate ligands. ठीक है? Then we have defined what is a complex. Complex is formed by a central metal surrounded by a ligand. So complex is something that is formed by a ligand and a metal ion. आज हमारी बात पार्ट 3 पे होने वाली है, ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्रीज आर लीनियर, octahedral and tetrahedral. Tetrahedral or square planar are counted as the same thing. Tetrahedral and square planar are counted as the same thing. तो हमारा मेन फोकस octahedral और tetrahedral पे रहेगा आज, सही है। But when I will be teaching you this, I will be teaching you in light of part A. पार्ट ए में उसने पहले डिफाइन किया हुआ है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद द लिगेंड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट और लिगेंड को मिलाएं, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर 2 एंड कोबाल्ट 2। मतलब फर्स्ट रॉ में से सिर्फ ये दो एलिमेंट आपने उठाने हैं। मैं जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बनाऊंगा वो कॉपर 2 के और कोबाल्ट 2 के बनाऊंगा एज पर द सिलेबस, और यही आपके पास पास पेपर में आएंगे। और हम बनाएंगे सिर्फ मोनोडेंटेट्स के साथ, सिर्फ मोनोडेंटेट्स हैं सिलेबस में, वाटर, अमोनिया, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड, इनके साथ बनेगा। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट के टीचिंग के दौरान कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। पास पेपर में जो उनके ऊपर सवालात आते हैं उनको सॉल्व करने का तरीकेकार अलग है, वो हम उधर सीखेंगे। अभी जब जो टीचिंग हो रही है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो कॉपर और कोबाल्ट हैं, पहले तो आज की क्लास में हमारा फोकस कॉपर पे रहेगा सिर्फ, कि कॉपर किस तरह वाटर के साथ, अमोनिया के साथ और हाइड्रोक्साइड के साथ और क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। उनमें से कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल होते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। जी फरदान कुछ पूछ रही है, हैंड रेज हुआ है बेटा। ओके, तो ये सिलेबस है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि हम अभी पार्ट ए पढ़ रहे हैं और पार्ट 3 पढ़ेंगे इसके साथ मर्ज करके। इज दिस क्लियर? पहले तो ये बताएं कि हम सिर्फ स्पेसिफिकली ये कॉम्प्लेक्सेस क्यों पढ़ेंगे। तो चैट में लिखें तो हम आगे बढ़ें जरा, कि आप साथ चल रहे हैं।
अच्छा जी जी, तो हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। किसी स्टूडेंट को हम साथ इन्वॉल्व करते हैं ताकि थोड़ी सी पार्टिसिपेशन रहे हमारी। जी मुबश्शिर भाई जरा माइक अनम्यूट करें, मुबश्शिर अली। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। बेटा ये बताओ कि जब हमने कॉपर सल्फेट को पानी में ऐड किया था, एनहाइड्रस कॉपर जी सर। सल्फेट को, तो उसका कलर क्या हो गया था? सर वाइट से ब्लू हो गया था। ब्लू सोल्यूशन बन गया था, राइट? जी तो जब लैब में आप जाते हैं और आपको कॉपर आयन आइडेंटिफाई करने को मिलता है, ये इसमें आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयन सॉल्ट पढ़ा था, प्रैक्टिकल किए जी थे सर। उसके? जी सर किए थे। तो पहली बात है, टेस्ट ट्यूब में जब ब्लू कलर का सोल्यूशन लिखा रखा हुआ होता है तो आप वैसे ही समझ जाते हैं कि इसके अंदर कॉपर है, क्योंकि वैसा कलर किसी और का नहीं था ना। जी तो ऑब्वियसली आपको उसको प्रूफ करना पड़ता था कि इसमें इसमें कॉपर है। तो NaOH और अमोनिया की मदद से क्या टेस्ट परफॉर्म किए जाते थे, याद है आपको? सर वो क्या कहते हैं, आयन का टेस्ट करते थे ना। हाँ, कैसे करते थे, क्या होता था? NaOH सर और एक्वस अमोनिया रिएजेंट दिए जाते थे आपको टेस्ट जी परफॉर्म सर। करने के लिए। सर NaOH पहले हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते थे, फिर एक्सेस में डाल के देखते थे। अगर वो कलरलेस हो जाता था तो फिर उसके बाद कलरलेस आइडेंटिफाई नहीं करते होता था, कॉपर की वजह होती थी, लाइट ब्लू PPT बनते थे इनसॉल्युबल इन एक्सेस थे। जी NaOH में। अमोनिया में क्या होता था? सर याद नहीं। अमोनिया में जब आप फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया डालते हैं तो लाइट ब्लू PPT बनते हैं, और एक्सेस में वो सॉल्युबल होते हैं और आपको डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप इन सारी बातों को समझें। इन सब में जो कलर आ रहे थे ना, वो सारी चीजें कॉम्प्लेक्स थी, पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक सब चीजें कॉम्प्लेक्स थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी आप पढ़ने जा रहे हो किस मेटल के कॉम्प्लेक्स पढ़ने जा रहे हो। एज पर सिलेबस मेटल कौन है? कॉपर एंड कॉपर का आयन 2+, कॉपर मेटल का आयन 2+। लिगेंड किस किस को जोड़ना है एज पर सिलेबस इसके साथ? सर वाटर को, अमोनिया को, वाटर, हाइड्रोक्साइड को, अमोनिया को, और क्लोराइड को, राइट? ये चार जोड़ना है एज पर सिलेबस। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये बात याद करना पड़ेगी कि जब भी ये पहले तीन, वाटर, हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, कॉपर के साथ या किसी भी फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ लगेंगे, दे ऑलवेज रिजल्ट इन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स, एंड ओनली क्लोराइड रिजल्ट इन टेट्राहीड्रल या स्क्वायर प्लानर। ठीक है, ओनली क्लोराइड फॉर्म्स टेट्राहीड्रल स्क्वायर प्लानर, रेस्ट ऑफ द थ्री फॉर्म्स ऑक्टाहीड्रल। ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि लिगेंड का साइज क्या है। अगर छोटे लिगेंड्स होंगे तो वो ज्यादा लग जाते हैं, और बड़े लिगेंड थोड़े कम लगते हैं। ठीक है, टेट्रा में 4 लिगेंड्स लग सकते हैं, ऑक्टा में 6 लिगेंड्स लगते हैं। तो पहले तो आप रिकॉल कर लें ओ लेवल से, एएस से सॉरी, ऑक्टाहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल किसको पढ़ा था आपने एएस में? सर SF6 को। SF6 को। SF6 में S के आसपास 4 फ्लोरीन कैसे लग रहे थे? पहले एक स्क्वायर बनता था, स्क्वायर शेप, फिर क्या होता है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनती थी इस तरह, ऐसे ही होता था SF6। जी सर। टेट्राहीड्रल किसको पढ़ा था आपने, या स्क्वायर प्लानर? CH4 को टेट्राहीड्रल पढ़ा था आपने। मैं आपको एक जी स्क्वायर सर। प्लानर शेप बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। टेट्राहीड्रल भी पढ़ सकते हैं आप। CH4 आपने यूं पढ़ा था, एक बिहाइंड प्लेन था, एक अबव प्लेन था। CH4 आपने टेट्राहीड्रल पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको मुबशिर भाई? जी सर। ठीक है, अब आप माइक म्यूट कर दें। जी राफे भाई कहाँ, सॉरी ये यूशा भाई कहाँ गए? जी सर बोले। यहाँ तक साथ चल रहे हैं आप हमारे? जी जी समझ में आती है। अच्छा, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन से लिगेंड ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? वाटर, हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो SF6 है ना, इसको हम चेंज कर दें कॉम्प्लेक्स में। SF6 को किसमें चेंज कर दें? वी टर्न दिस इनटू अ
कॉम्प्लेक्स जिसका शेप क्या हो, ऑक्टाहेड्रल हो। तो जब तुमने कॉपर सल्फेट को पानी में डाला था तो मेटल कौन था? कॉपर कॉपर का आयन। लिगेंड कौन लगा आसपास? वाटर। और क्योंकि वाटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो ये जो बॉन्ड्स हैं सारे डेटिव होंगे। क्या होंगे? ठीक है। अब यहाँ किसको लगना है आके? वाटर के मॉलिक्यूल्स को। वाटर के मॉलिक्यूल में डेटिव बॉन्ड बनाता कौन है? ऑक्सीजन। इसलिए ज्वाइन किससे करना है? वाटर पे चार्ज क्या है? वाटर पे चार्ज, वाटर का चार्ज न्यूट्रल। अबे नहीं है। हाँ नहीं है ना चार्ज। हाँ न्यूट्रल। कॉपर आयन पे क्या चार्ज है? 2+। तो इस पूरे पे क्या चार्ज होगा? 2+। 2+। इसको आप लिखते आए हैं आज तक ओ लेवल में कॉपर 2+ एक्वस। इसको कहते हैं कॉपर 2+ एक्वस। ये होता है कॉपर 2+ एक्वस। और आज से आप इसको इस तरह लिखेंगे, कॉपर H2O6 2+। वो ऊपर वाला तरीका ओ लेवल्स का है, ये वाला तरीका ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री के चैप्टर का है। ये बात समझ में आई? जी। ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कॉपर का। ठीक है। टेट्राहेड्रल पे जरा बाद में जाते हैं। अब हम यहाँ से आपका सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो कि हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस में ये बताया था कि जब आप लैब में जाते हो ब्लू कलर का आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन पड़ा हुआ मिलता है। जी भाई, कहाँ गए यूशा जी। भाई? जी बोला जी। ये टेस्ट ट्यूब है आपके पास, इसके अंदर आपके पास बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन पड़ा हुआ इस तरह का। आपको प्रूफ करना है कि ये जो है ना वो कॉपर आयंस हैं। तो आप इसमें क्या डालते हैं? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया। एक्वस अमोनिया भी डाल सकते हैं, NaOH भी डाल सकते और हैं। हाँ जी। आपने इसमें ऐड किया फ्यू ड्रॉप्स NH3 एक्वस या NaOH एक्वस। क्या होता है ये ये आपको नहीं पता? ऑक्टाहेड्रल बनेंगे। आप एक कलर बता, ब्लू सोल्यूशन का क्या हो जाता ब्लू सॉल्यूशन बनेगा, एक मिनट, कलरलेस। है? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट अच्छा। बनते हैं। अच्छा लाइट ब्लू। उसमें अगर आप एक्सेस NaOH डालें तो कुछ नहीं होता। यानी कि NaOH से कुछ नई केमिस्ट्री नहीं हो रही, तो उसको तो मैं नहीं लिखूंगा। बट अगर आप आगे एक्सेस अमोनिया उसमें डालते हैं तो भाई वहां पर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है, वो सॉल्युबल हो जाता है और आपको डीप ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू नहीं डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, ठीक है। डीप ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप जरा माइक अनम्यूट कर दें। जी खुशबख्त, माइक अनम्यूट करें जरा। वालेकुम। ये ओ लेवल में आपने पढ़ा था कि जो ब्लू कलर है ये कॉपर +2 एक्वस का है, राइट? ये ब्लू सॉल्यूशन। ये लाइट ब्लू पीपीटी किसके हैं? ये भी ओ लेवल में था। CuOH। कॉपर हाइड्रोक्साइड के CuOH टेकन ट्वाइस के हैं। पर एक बात आपने नहीं पढ़ी थी ओ लेवल में कि डीप ब्लू सॉल्यूशन किसका है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। सही है। हुआ ये था असल में कि जो ये आपके पास कॉपर +2 था ना, ये असल में आपके पास ये था कॉपर, ये कॉम्प्लेक्स था तभी तो कलर था इसका। किसी को ना समझ में आए तो वो बेटा साथ पूछ ले फौरन। ये था ये। सही है। इसको अब हम कैसे लिखते हैं आसान लफ्जों में? अब इसको हम लिखते हैं कॉपर H2O6 2+। जब आपने इसमें क्या ऐड किया ऊपर बताएं, यहाँ पे क्या ऐड किया आपने?
सॉरी अमोनिया NaOH या अमोनिया एक्वस। तो OH आयंस ने किसने? हाइड्रोक्साइड आयंस NaOH में तो OH होता है, अमोनिया में OH कहाँ से आया? पता नहीं एक्वस अमोनिया की पानी के साथ क्या, अमोनिया की वैसे फिजिकल स्टेट क्या होती है बेटा? सर एक्वस सॉल्यूशन है अमोनिया का अमोनिया तो गैस होती है ना, आपने उसको पानी में डाला है अभी, तो क्या हुआ होगा जब अमोनिया गैस पानी में जाती है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया जब पानी में जाती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जरा ब्रेक करके लिखें, क्या बनेगा? NH3 aqueous and OH negative aqueous ये चार चीजें हैं, इन चार में से लिगेंड कौन कौन है? H2O पहला लिगेंड तो अमोनिया खुद है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। दूसरा लिगेंड वाटर है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। क्या अमोनियम लिगेंड है? जी खुशबक, अमोनियम लिगेंड है? नो सर जी नहीं है क्यों नहीं है? लोन पेयर नहीं है I guess. नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ यूटिलाइज हो चुका है, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है, गुड। और हाइड्रोक्साइड लिगेंड है, तीसरा लिगेंड हाइड्रोक्साइड है। आपका जो इसका कॉम्प्लेक्स है ये बना हुआ है यहाँ पे इत्तेफाक से, ये वाला, इसमें कौन से लिगेंड लगे हुए हैं कॉपर के आसपास? हाइड्रोक्साइड बेटा OH2 लिखा हुआ है, वाटर लगे हुए हैं। जी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसको, ये जो मैंने एरोज बनाए, वाटर के आसपास, कॉपर के आसपास वाटर लगे हुए हैं ना बेटा। तो इन तीनों में से कौन सा लिगेंड आपके काम का नहीं है? वाटर, क्योंकि वाटर तो पहले से लगा हुआ है। अब दो लिगेंड बचे, NH3 और OH। OH को प्रेफरेंस मिलेगी, बताओ क्यों? सर OH नेगेटिव को, जी सर दिस इज द नियरेस्ट वन एंड मोस्ट अप्रोचेबल वन उसको प्रेफरेंस इसलिए मिलेगी क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है और आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि अमोनिया न्यूट्रल है। अमोनिया पे क्या चार्ज है? सर कोई चार्ज नहीं है तो वो आपके कॉम्प्लेक्स से जाके टकराएगा, उसका चांस प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, वो चांस पे, उसके कोलिजन चांस के ऊपर है। हाइड्रोक्साइड जाकर कॉपर आयन से टकरा जाएगा, ये चांस के ऊपर नहीं है, वो नेचुरली उससे अट्रैक्टेड होगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव चार्ज है और आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। तो इसलिए क्या होगा कि आपका हाइड्रोक्साइड आकर इससे कोलाइड करेगा। जब पहला हाइड्रोक्साइड आके कोलाइड करेगा तो वो इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को हटाएगा यहाँ से, इसे कहते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से कलर चेंज होता है, क्योंकि जब लिगेंड चेंज हो जाता है तो कलर चेंज होगा। तो बाकी बच्चे जरा फोकस रखिएगा यहाँ पे। अभी आपके पास बीच में आयन कॉपर ही है, मैं इसका कलर थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये आपके पास एक OH आगे लग गया, एक OH, वाटर हटा दिया, तब ओवरऑल चार्ज क्या बचा इसका? जी खुशबक, सर रिपीट करेंगे प्लीज कॉपर के इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इस वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जिसको मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, चार्ज कितना था? 2+ अभी जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड आके लग गया, तो चार्ज कितना बचा? 1+ 1+ बचा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1- है। तो क्या अभी किसी और हाइड्रोक्साइड को अभी भी प्रिविलेज हासिल है कि वो इसकी तरफ खींचा चला आएगा, क्योंकि अभी भी चार्ज +1 बाकी है? जी एक और हाइड्रोक्साइड लाके आके लगेगा, वो हाइड्रोक्साइड पिछले वाले हाइड्रोक्साइड से दूर क्यों लगेगा? सर क्योंकि चार्ज कम है अट्रैक्शन कम है जी नहीं, क्योंकि दोनों हाइड्रोक्साइड नेगेटिव हैं, वो एक दूसरे से दूर रहेंगे मैक्सिमम जितना दूर रह सकते हैं, इसलिए मैंने उन्हें 180 डिग्री अपार्ट लगाया है। ठीक है, अब आपके कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज क्या हो चुका है?
जी खोजपक, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया कॉम्प्लेक्स का? जीरो। जी जीरो हो गया। जब किसी चीज का चार्ज जीरो हो जाता है तो उसको क्या कहती हैं आप? न्यूट्रल। न्यूट्रल के अलावा केमिस्ट्री में उसको कंपाउंड कहते हैं, वी कॉल इट कंपाउंड। आयन नहीं है वो, इट्स अ कंपाउंड। ये आयन था, ये अभी तक कॉम्प्लेक्स आयन था, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया है, इसलिए सॉलिड मिला था आपको। क्या मिलना शुरू हो गया था? सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वाटर वैसे ही लगे हुए थे, बाकी चार वाटर ऐसे ही लगे हुए थे। तो कितने वाटर सब्स्टिट्यूट हो गए थे आपके पास? 2। ठीक है, 2 वाटर आपके पास सब्स्टिट्यूट हो गए थे। तो अब जरा पुरानी उस पे जाते हैं आपकी जो, अब जरा यहाँ जल्दी से इसको देखें, टांगे हमारे पास रेड कलर से। जरा ये बताओ, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो ओलेवे में तुम CuOH ट्वाइस बोलती थी, जिसका लाइट ब्लू कलर था, वो उसके ब्लू कलर से अलग था। वो क्यों अलग था? क्योंकि पहली बात, उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जीरो था, इसलिए वो कंपाउंड है, प्रेसिपिटेट इसलिए हुआ है। वो आयन इसलिए नहीं है, सॉलिड इसलिए बना है, सॉलिड इसलिए बना है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज जीरो है। उसके अंदर डिफरेंस ये कि इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड से सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। और कितने वाटर बचे हुए हैं अभी? 4। 4। तो अब इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताओ, क्या लिखूं कॉम्प्लेक्स? Cu आगे क्या लिखूं ब्रैकेट, OH2 आगे ब्रैकेट, H2O4 ब्रैकेट क्लोज, चार्ज जीरो। सही है। अब इसके अंदर तुमने क्या ऐड किया था फर्दर? अमोनिया। जी ऊपर पढ़े ना, ऊपर लिखा हुआ है। जब लाइट ब्लू पीपीटी बन जाते हैं तो फिर आप ऐड क्या करते हैं मजीद? एक्सेस अमोनिया। एक्सेस अमोनिया। एक्सेस अमोनिया में दोबारा कितने लिगेंड है? 3 लिगेंड है, वाटर है, हाइड्रोक्साइड है और NH3। इस दफा NH3 को प्रेफरेंस इसलिए मिलेगी क्योंकि NH3 ज्यादा है, क्वांटिटी में ज्यादा है। तो वो क्या करता है, वो फिर इन सबको सब्स्टिट्यूट करता है, तो फिर 6 के 6 अमोनिया लग जाते हैं। 6 के 6 सारे बॉन्ड टूट जाते हैं और 6 के 6 अमोनिया लगा सकते हैं आप। ठीक है, वैसे इसकी जो सब्स्टिट्यूशन होती है स्टेप वाइज होती है। पहले 2 अमोनिया सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर 4 अमोनिया सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर इवेंचुअली 6 अमोनिया सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो अभी मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो कि बहुत ही डीप ब्लू पर्पल कलर का होता है, वो मैं बना रहा हूँ आपको यहाँ पे। कॉपर। अभी तक सबका शेप क्या चल रहा है बेटा? ये कौन सी ज्योमेट्री है? ऑक्टाहेड्रल। ये सब की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही है। इन सब में क्या हुआ होगा? इन सब में सेट ऑफ 2 ऊपर गया हुआ है। क्यों ऊपर गया हुआ है थोड़ी देर में अभी आपको बताता हूँ। अब दोबारा से चार्ज आ जाएगा, बताओ दोबारा से चार्ज क्यों आएगा? जी चार्ज क्यों आ गया बेटा दोबारा से? 2+। पता नहीं सर। पहले चार्ज क्यों था यहाँ चार्ज क्यों खत्म हो गया था? यहाँ चार्ज क्यों था सबसे पहले वाले में? यहाँ सर लोन पेयर की वजह से। किसकी वजह से? बेटा कॉपर 2+ आयन है ना, चार्ज कॉपर आयन का है। किसका है? इसका आयन है, आयन का चार्ज है। इसको खत्म कौन कर सकता है? आयन के चार्ज को कम कौन कर सकता है? कैटायन के चार्ज को कम कौन करता है? एनाइन। एनायन। तो वाटर के ऊपर चार्ज है नहीं। तो इसलिए चार्ज खत्म नहीं हुआ था। जी। और बीच में चार्ज क्यों खत्म हो गया था हाइड्रोक्साइड वाले में? क्योंकि OH नेगेटिव था। वो नेगेटिव था। अब दोबारा चार्ज क्यों आ गया है? क्योंकि चार्ज नहीं है NH3 पे। क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है। और जब कोई चीज चार्ज कैटायन बन जाती है तो वो दोबारा से क्या बन जाती है? आयन। दोबारा से क्या बन गई? ये आयन है, ये आयन है और ये क्या था? कंपाउंड। तो जो आयन होते हैं वो पानी में सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। आयन पानी में सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड पानी में सॉलिड फॉर्म में होता है।
इनसॉल्युबल अगर हो। तो ये आपकी केमिस्ट्री थी जो आपने ओ लेवल में पढ़ी थी और जो आपने एएस में पढ़ी थी, जो आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस में पढ़ रही थी। इसमें सिर्फ कौन सा लिगेंड बाकी है इनमें से, जो मैं पिंक कलर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये इनमें से कौन सा लिगेंड बाकी है अभी बस, जिसका आपने शेप नहीं पढ़ा? Chloride. क्लोराइड। वो पहले से डिफाइंड है, मैंने बता दिया। क्लोराइड कौन सा कौन सा शेप देता है? टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर। ये जो स्लाइड अभी मैंने बनाई है इसके अंदर सारे ऑक्टाहेड्रल हैं, इसमें सेट ऑफ 2 ऊपर जाता है, और क्यों जाता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी मैं क्लोराइड बता रहा हूँ, वो सेट ऑफ 3 को ऊपर भेजता है, वहां से मैं अपनी डिस्कशन को शुरू करूंगा बात को, ठीक है? अब जरा आप माइक म्यूट कर दें ताकि हम किसी और स्टूडेंट को साथ में ले सकें। अच्छा जी, कौन है हमारे पास? तो उस्मान भाई माइक अनम्यूट करें जरा जल्दी, टाइम कम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कुछ समझ में आ रहा है भाई? आ तो रहे थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। अच्छा बेटा, चलें कल रिवाइज कर लेंगे इसको क्लास में। यहाँ देखें, अगर आप कॉपर आयन का रिएक्शन क्लोराइड से कराते हैं ना, किससे कराते हैं? क्लोराइड से। तो क्लोराइड ने कैसा कॉम्प्लेक्स देना था? CuCl2। टेट्राहेड्रल। उसमें कितने क्लोराइड लगने हैं? टेट्राहेड्रल के लिए क्लोराइड कितने लगने हैं? 2। अबे अच्छा, 4 भाई। लगने तो 4 है वैसे। 4 हैं। तो कॉपर पे चार्ज क्या था? 2+। और क्लोराइड पे? -4, मतलब टोटल -4 है। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर -4 हो गया, तो अब कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज क्या होगा? -2। जी, इस तरह चार्ज निकालते हैं कॉम्प्लेक्स का, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब इसका शेप क्या है? टेट्राहेड्रल सही या है। स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर से बेहतर बात समझ में आती है, इसलिए मैं स्क्वायर प्लानर बना रहा हूँ। स्क्वायर प्लानर शेप कैसा होता है? ऐसा होता है स्क्वायर प्लानर शेप। सही है भाई? सही सही। सही। अब मैं इसी के ऊपर एक्सेस ड्रॉ करना चाहता हूँ। अब इधर आ जाओ जरा, तुम फोकस कर रखना, मतलब बता रहा हूँ आपको, हाथ पकड़ के लेके जाएंगे आगे, आप टेंशन नहीं लें। ये रहा कॉपर, सब बच्चे जरा फोकस रखिएगा। ये रहा कॉपर, ये आए 4 क्लोराइड। राफे बिन जायद भाई फोकस्ड हैं आप यहाँ पे? ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। अभी मैं जेड एक्सिस नहीं बना रहा ताकि मैं कंफ्यूजन ना करूं, ठीक है? अच्छा, कहाँ गए हमारे उस्मान भाई? जी सर। यहाँ बीच में ना, यहाँ सेंटर में आपके पास कॉपर है, कॉपर एटम है यहाँ बीच में, कॉपर आयन। ये रहा कॉपर, Cu दिख रहा है, रेड कलर से बनाया है। सही। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? सही। वाई एक्सिस। लिगेंड कहाँ से अप्रोच किया? वाई। लिगेंड ने अप्रोच किया एक्सिस के बीच में से। लिगेंड ने एक्सिस के बीच में से अप्रोच किया, ठीक है? लिगेंड कौन है आपके पास? क्लोराइड, ठीक है? क्लोराइड। इन एक्सिस के बीच, अच्छा सही ये है। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जा रहे हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल्स की तरफ, कॉपर के एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ जा रहे हैं। अब तुम इस एक्सिस के ऊपर, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर मुझे बताओ कॉपर के डी ऑर्बिटल्स कहाँ कहाँ हैं? कॉपर के डी ऑर्बिटल्स कहाँ कहाँ हैं? ये कॉपर, कॉपर बना रहा हूँ। कॉपर के पास कितने डी ऑर्बिटल हैं? 9। इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल 5 है। 5 हैं। पहले का नाम? DXY। ये कहाँ पर होता है?
एक्स और वाई के बीच में, मुझे जरा बताएं कहाँ above the बनाऊं axis इसको and मैं। below the axis. इसको मैं बना रहा हूँ एक्स और वाई के बीच में बना रहा हूँ, यहाँ देखें ये बना रहा हूँ, एक्स और वाई के बीच में बना दिया। सही बना है एक्स और वाई के बीच में? जी सर। और ये इसका दूसरा लोब बना दिया एक्स और वाई के बीच में। एग्री? सही। ये जरा ऑन एक्सिस वाला बताएं मुझे, ऑन एक्सिस वाला, ऑन एक्सिस वाला, बाकी बिटवीन एक्सिस छोड़ दें अभी, जरा ऑन एक्सिस बताएं बाकी। पहला ऑन एक्सिस कौन सा था आपका? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कहाँ पर है ऑर्बिटल? ये x एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। ये मैं इसको बना रहा हूँ, जरा देखें, ये आपका ये रहा एक एक्स एक्सिस के ऊपर और एक है ये वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इस तरह करके बना दिया मैंने। तो ये जो तुम्हारे लिगेंड हैं ये डायरेक्ट किससे टकरा रहे हैं? dx वाई से टकरा रहा है, जो कि कहाँ होता है? बिटवीन द एक्सिस। जिनको आप क्या कहते हैं? सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल। तो रिपल्जन किससे ज्यादा होगी? ये सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल। इसलिए सेट ऑफ 3 की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी जब आपका शेप टेट्राहीड्रल होगा, ये चीज। इसलिए आपका डी एक्स वाई और डी एक्स जेड और डी वाई जेड ऊपर चले जाएंगे कंपेयर टू इन दो से। ये बात समझ में आई? जी आगे। जी यूशा भाई आपको समझ में आई? जी जी आगे बहुत। बहुत अच्छा। खुशबख्त? जी सर, ये समझ आ गया। अच्छा, राफे बिन जायद भाई? वो भाई मैसेज लिखेंगे अभी। अच्छा, बाकी जितने बच्चे सुन रहे हैं, मुबशिर भाई, सारिम मसूद, उजैर खान भाई, अनस, फैजान सिराज, खवातीन में शुमाइल और फरदान, सबको समझ में आई ये बात? जरा मैसेज में लिखकर बता दें। तलहा अली भाई कुछ समझ में आया? जी सर आ गया। कल समझाना क्लास में, ठीक है? आप क्या करेंगे? सुनूंगा। पर आप समझाए ना, साथ समझाएंगे। चलें कल इसको रिपीट करेंगे क्लास में, ठीक है? ये पूरा प्रोसेस कल मैं क्लास में रिपीट कर दूंगा। सेट ऑफ 2 ऊपर क्यों जाता है किस केस में, और सेट ऑफ 3 ऊपर क्यों जाता है किस केस में, ठीक है? चलें भाई, अल्लाह हाफिज।